हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना आपका, वो है लीगल चैलेंजेस टू एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको पता है जब हम लोग कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तीन बेसिकली वो है: सर्विस प्रोवाइडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? जब आप लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं और आगे उसको सेल करते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है। ट्रेडिंग बनी बनाई गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, सिर्फ आप उनको ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग के अंदर भी आपको पता है होलसेल से रिटेलर, फिर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से अल्टीमेट कंज्यूमर। ठीक है, और सर्विस प्रोवाइडिंग में आपको पता ही है क्रीम, उबर, पीआईए वगैरह जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो इंट्रोडक्शन है ना उसके अंदर देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जी आप लोगों ने कोई नई चीज़ लेके आनी है, मार्केट में कोई नई चीज़ लेके आनी है। सारी कहानी इस एक लाइन के इर्द गिर्द घूम रही है ना कि कोई नई चीज़ हो, कोई नई चीज़ हो। जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हो ना, लाजमी बात है लोग देखा देखी उसको कॉपी करते हैं। ठीक है, और अपनी साख्त बचाने के लिए आपको अपने ब्रांड को या अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर करवाना पड़ता है। गाड़ियों के आगे एक वाइपर लगा होता है जिसको विंड स्क्रीन पे हम लोग करते हैं ना जब पानी वगैरह गिरता है। आपको पता है ये वाइपर की हर जो कंपनी है गाड़ियों वाली, इन्होंने पेटेंट राइट्स लिए हुए हैं। पेटेंट राइट्स का मतलब एक औरत थी, ठीक है, पहले गाड़ियों में ये नहीं था विंड स्क्रीन वाला ना, नहीं सुनना पर आराम से। इसमें यह था कि उन विंड स्क्रीन पर ये जो सॉरी वाइपर थे ये पहले नहीं थे। तो ना ये बहुत होता था कि बाहर के इलाकों में आपको पता मौसम का कोई नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है कभी भी ना। तो उस वक्त ये होता था कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे एक्सीडेंट के, तो ये उसने इन्वेंट किए थे। ठीक है, और अब जब भी गाड़ी में जो भी वाइपर है वो सालाना सब्सक्रिप्शन उसके, वो मर गई हुई है, उसके पोते पोतियां चल रहे हैं, उसको जाती है सालाना सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पेटेंट्स परचेज किए, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट किसकी थी, उसकी थी। इसीलिए केएफसी जो है, ठीक है, जो आपका इतना मशहूर ब्रांड है, मैकडोनल्ड्स है, इसमें देखो आप लोगों के जिस ब्रांच में चले जाओ इंटीरियर सेम है, प्रोडक्ट सेम है, टेस्ट सेम है, टेस्ट का भी डिफरेंस नहीं होता। हालांकि आप जो लोकल ब्रांड्स हैं लाहौर ब्रोस्ट वगैरह या इस पे चले जाओ, उनके टेस्ट में फर्क आ जाता है, उनकी सर्विसेज में भी फर्क आ जाता है। लेकिन केएफसी की जिस मर्जी ब्रांच में चले जाओ, मैकडोनल्ड्स की जिस मर्जी ब्रांच में चले जाओ, आप लोगों को टेस्ट भी सेम मिलेगा, सर्विस भी सेम मिलेगी। ठीक है, उन्होंने अपने जो राइट्स हम रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, इसके लिए लाइसेंस, या आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो लाइसेंस लेते हैं। ठीक है, और उसमें आप अपनी मर्जी से कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो आपको बाहर से अलाउ किया कि बस आपने उसी के तहत चलना है। कभी ये किसी ने सोचा नहीं, केएफसी वालों ने सोचा होगा कि हम पिज्जा इंट्रोड्यूस कर देते हैं या बर्गर्स के कोई देसी फ्लेवर, इतने वो ब्रांड है, उसने कभी ना कभी तो सोचा होगा। लेकिन मसला यह है वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो एग्रीमेंट किया ना उसके अकॉर्डिंग जो केएफसी की लिस्ट में लिखा है जिसकी उन्होंने पेमेंट किया, बस वही हो सकता है, अपने से वो कोई चूसा नहीं मार सकते। क्योंकि इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है कि अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं चलता, उनके ब्रांड के नेम को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। एक कंट्री में नुकसान वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ठीक है, बेशक उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन अगर पाकिस्तान में उनकी साख को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है कि ओवरऑल भी कहीं ना कहीं जो है वो उनके डैमेज आएगा। ठीक है, अच्छा, पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स होते हैं कि किसी भी राइट को, यानी जो भी आप इन्वेंशन करते हो उसके राइट्स आपके पास होते हैं, आप उसको पेटेंट करवा लेते हो। इसकी यूजुअली जो वैलिडिटी है ना वो 20 साल की होती है। ठीक है, इसमें हाँ, मैंने जैसे अभी वो गाड़ी वाली एग्जांपल दिया, उसने भी उसके पेटेंट्स करवाए हुए थे। ठीक है, या अच्छा, पेटेंट्स ना करवाने का नुकसान क्या होता है? आप में से अनारकली कौन कौन गया? ओल्ड एल देखा ही होगा। बाबा कुल्फी वाले वहां कितने हैं? आमने सामने खुले हो, वो भी नहीं कि एक गली छोड़ के, आमने सामने है, ऐसे हैं। फलूदे वाले कितने हैं? और सेम नाम से है, ये सरदार मछली वाला, 3-4 सरदार आपस में बैठे होते हैं। यही मसला है। अब तो लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि जिनको पता था वो फौत हो गए, हमारे दादा वगैरह। अब तो ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल वाला कौन सा है। ठीक है, ये चीज है। जब हम लोग रजिस्टर्ड नहीं करवाते ना, तो सेम नाम के प्रोडक्ट, सेम ब्रांड्स खुलते रहते हैं और हमारे साथ को नुकसान पहुंचता रहता है। ठीक है, और जी आप लोगों के अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग उसको वक्त रहते रजिस्टर्ड ना करवाओ, ठीक है, और बाद में अगला क्लेम कर दे पेटेंट्स, तो फिर वो लीगल होगा, बेशक आप असल में हो, लेकिन उसने बाद में कर दिया है, उसने अपने आप को रजिस्टर करा दिया, फिर आप पे केस ठुकेगा, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है। अच्छा, फिर आते हैं कॉपीराइट्स।
कॉपीराइट्स वगैरह बुक्स, सॉफ्टवेयर, आर्टिकल्स और गाने वगैरह पे होते हैं। अभी कल किसकी डेथ हुई है इंडिया की मशहूर सिंगर आशा भोसले की, ठीक है। इनकी अगर आशा भोसले का नाम नहीं सुना हुआ, गाने लाजमी सुने होंगे, ठीक है। और इनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर, ठीक है, उनकी भी डेथ अभी 2022 में हुई थी। ये जब भी कोई गाना वगैरह ये अपने आप गाने को रजिस्टर्ड करवा लेती है। पाकिस्तानी गाने कितने कॉपी होते हैं इंडिया में, ठीक है। पहले इंडियन भी होते थे, फिर उन्होंने अपने कॉपीराइट्स करवाना शुरू कर दिए। एक गाना है नच पंजाबन नच, ठीक है, ये वरुण धवन की मूवी में कॉपी हुआ था, ठीक है। और उन्होंने केस कर दिया था, ये जो था किसका गाना था ये, अबरारुल हक ने केस कर दिया क्योंकि उसने उसके कॉपीराइट्स करवाए हुए थे। तो बाद में करण जौहर ने माफी मांगी थी कि हमने, और बाद में उसके थोड़े से लिरिक्स चेंज किए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये अगर कॉपीराइट्स हो तो आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी कोई चोरी नहीं कर सकता। अच्छा, कॉपीराइट्स में अगर एक चीज मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है प्लेजरिज्म की। जब आप एमफिल एमबीए वगैरह करते हैं ना, तो उसमें थीसिस होता है जिसमें आप रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं। प्लेजरिज्म की एक हद होती है कि 19% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 19% से ज्यादा होना तो आपके ऊपर केस लग जाता है कि इसने चोरी किया, ठीक है। तो कि नहीं किसी का किया हुआ, उसमें फिर अमूमन ये होता है कि आप लोगों को कहते हैं कि जी इससे कम करें, वो रिवीजन वगैरह दे देते हैं, लेकिन 19% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो बुक्स हैं, अब आप एंटरप्रेन्योरशिप की कितनी बुक्स होंगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कितनी बुक्स होंगी, कॉर्पोरेट लॉ की कितनी बुक्स होंगी, सबके प्लेजरिज्म वगैरह चेक होते हैं, उसके ऊपर कॉपीराइट्स होते हैं। जो हम लोग पेज पढ़ते भी नहीं है, पहले 2 पेज, ठीक है, जिसमें प्रीफेक्स लिखा होता है और उसके कंटेंट्स लिखे होते हैं, वो 2 पेज हम ऐसे ही गुजार देते हैं। उसमें क्लियर कट स्टेटमेंट लिखी होती है कि ये बुक हमारी अपनी है, इसके जहां जहां से लिया गया उसके रेफरेंसेस दिए गए हैं, ठीक है, और ये हमारी अपनी कॉपीराइट पे, ठीक है। आपको पता है जब आप किसी पब्लिशिंग कंपनी को इख्तियार दे देते हो ना कि हमारा आर्टिकल छापो या हमारी ये बुक छापो, उसके बाद आपका उस बुक पे इख्तियार खत्म हो जाता है। इख्तियार आपका छापने की हद तक था, लिखने की हद तक था। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अभी कॉर्पोरेट लॉ पढ़ी है? नहीं। बिजनेस लॉ पढ़ा? नहीं। अभी आगे जाके पढ़ोगे। दोनों बुक्स यहाँ पे जो मेरी सुपरवाइजर है डॉक्टर हलीमा, उनकी चलती हैं, ठीक है, उन्होंने लिखी है। उन्होंने अजीम पब्लिशर्स को बुक दी या डोगर पब्लिशर को, जिसको भी, उन्होंने बुक लिख दी। अब वो कहीं खुद नहीं बेच सकती। उन्होंने जिस पब्लिशर को दिया ना, उसने कॉपीराइट के साथ रजिस्टर कर लिया, वो उसी के नाम से बिकेगी। सेकेंड हैंड भी बिकी है ना, उसके ऊपर डोगर या अजीम पब्लिशर का वही लेबल लगा होगा, किसी और के नाम से नहीं बिक सकती। और अगर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की तो उनपे भी केस होगा, ठीक है। अच्छा, ये 50 साल से प्लस के होते हैं, ठीक है। अच्छा, और मोस्टली ना इनको हम लोग नया भी करवा सकते हैं, ठीक है। कॉपीराइट में जो हमारे पीछे पेटेंट्स है ना, पेटेंट्स में रीन्यू भी होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली लोग क्या करते हैं कि 20 साल के बाद ना बस ठीक है दोबारा से। कॉपीराइट्स में क्या होता है कि पुराने एग्रीमेंट को ही हम रीन्यू करवा सकते हैं, लेकिन वो वैसी मुद्दत 50 साल है, तो इतना कौन ही बंदा जिंदा रहे, आजकल वैसी 50 साल उम्र है बंदों की, ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों का फर्क है। पेटेंट्स जो होते हैं वो इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर होते हैं, जबकि कॉपीराइट्स ये जो लिटरेचर या जो पर्सनल होते हैं ना, ये उनके ऊपर होते हैं। दोनों का एक फर्क है सिर्फ, कॉपीराइट्स पर्सनल होते हैं, ठीक है, सेल्फ, और जो टेक्नोलॉजिकल होता है ना, उन पे पेटेंट्स होते हैं। ये दोनों का बस एक फर्क है, सिंपल सा, ये याद रखना। अच्छा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना बहुत मुश्किल है। एक ये भी वजह है कि लोग पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं करवाते या बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। अच्छा, ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है जो पिक्चर में शो हो रहा है, ये SCCP आपको देता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, कि आप रेगुलेटर हैं, आप अपनी कंपनी चला सकते हैं। एक ऑर्डिनरी स्कूल जो है, सादा स्कूल जो 10th तक पढ़ा रहा है, छोटा सा एक आम इलाके में शादरा वगैरह में कहीं खुला है, उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए 32,000 से परमिशन लेनी पड़ती है। उस एक छोटे से स्कूल को रजिस्टर करवाने के लिए 32 इदारों से रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। तो जो बाकी कंपनियां, उनका तो छोड़ ही दो। इसलिए कहते हैं कि कंपनियां खत्म करना और चलाना कोई बाबा जी का काम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब कंपनी स्टार्ट होते होते भी उसको 2 साल लगते हैं सारा काम करते करते, ऑपरेशनलाइज हो, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनलाइज हो, और खत्म होते होते भी, यानी फॉर एग्जांपल ये पता ना कि शेल पाकिस्तान से वाइंड अप कर ली है, आज भी शेल के 2-3 पंप चलते नजर आ जाते हैं, तो इसी वजह से ये नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा वो एकदम में वाइंड अप नहीं कर सकते थे। गो को अरामको ने खरीद लिया, आज भी गो के 2-3 पेट्रोल पंप नजर आ जाते हैं, ज्यादा ही आते होंगे, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जो लोकल अथॉरिटीज हैं जिनसे मोस्टली लिए जाते हैं, SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान,
FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, IPO पाकिस्तान इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स ऑफ पाकिस्तान, और लोकल गवर्नमेंट जो भी उस सूबे की गवर्नमेंट होगी, ठीक है। एक तो फेडरल से भी नोटिस होता है, फिर उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ठीक है। जैसे अब पंजाब में किसकी हुकूमत है, PMLN की, ठीक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अच्छा, इसमें स्टेप्स होते हैं कि जी आपने अपना नेम रजिस्टर कराना था, वो तो सबने पढ़ा हुआ ना, उसके अंदर I2B के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोला होगा, मैं याद करा देता हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। इसके अंदर नेम यानी कंपनी का क्या नाम है, उसका कैपिटल कितना होगा, लाइबिलिटी उसने कितनी पे करनी है, कर्जा कितना पे करना है, उसका हेड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है, उसका क्या नाम है, वो हेड ऑफिस के बाद उसके एम्प्लॉयज के जो नंबर और वो है, ये सारा कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। जो मेजरली उनके प्राइमरी होता है ना, प्राइमरी वो वाला। उसके बाद आती है ये हो गया मेमोरेंडम, फिर आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कितने शेयर होंगे, पर शेयर कितनी कीमत होगी, मीटिंग बुलाने का इख्तियार किसको है, कंपनी में कैपिटल अगर एक्सटेंड करना होगा इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सारे उसके अंदर लिखे होते हैं। फिर आता है प्रोस्पेक्टस। जब आप हेले कॉलेज आए होगे एडमिशन लेने, आपने उसका एक प्रोस्पेक्टस खरीदा होगा, या जब कॉलेज में जाओगे पंजाब कॉलेज का प्रोस्पेक्टस से खरीदा होगा जिसमें एडमिशन फॉर्म होता है साथ। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है कि जब से शुरू हुआ है और अब तक क्या प्रोग्रेस रही है, प्रोस्पेक्टस ये होता है। अगर आपके पास प्रोस्पेक्टस नहीं है ना, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कंपनी इसी साल शुरू हुई है, अब पीछे तो कुछ नहीं है, आपने प्रोग्रेस के नाम पे क्या देना है, तो आप देते हैं स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है एससी जो होता है वो भी प्रोस्पेक्टस है, लेकिन हम उसमें कहते हैं हम ये करेंगे। प्रोस्पेक्टस में होता है ये हो चुका है, यही हमने अचीव कर लिया। स्टेटमेंट ऑफ ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस सारा कुछ वही होगा, लेकिन हम कहेंगे इन फ्यूचर हम ये करेंगे, वो फ्यूचर में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है लीगल स्ट्रक्चर्स। सबको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जब एक ही बंदा सारा बिजनेस चलाता है, सारा फायदा भी उसका, सारा नुकसान भी उसका। पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा बंदे मिलकर चलाते हैं, ठीक है, आपस में डिवाइड होता है। बैंकिंग बिजनेस में 2 से 10 पार्टनर होते हैं और नॉर्मल बिजनेस में 2 से 20 होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन इसको फिर भी एक दफा याद रखना। और पार्टनरशिप में फॉर एग्जांपल अगर तो तय है ना कि इसको इतना रेशो लॉस का यहाँ जाना है, वो तो तब तो ठीक है, अगर तय नहीं है तो पता है कितना जाता है, 6%। अगर पार्टनरशिप में परसेंटेज तय है फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तय नहीं है तो 6%। सोल प्रोप्राइटरशिप का पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड या वो गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी, आपको पता है कंपनी क्या होती है, कि लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कॉमन पूल होता है, जिसमें सारे इन्वेस्ट करते हैं, उसकी अपनी कॉमन सील होती है। इसका कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज एक्ट 2017 है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी होगी तो उसमें 2 से आगे अनलिमिटेड कोई तो नहीं है, और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो 2 से 50 तक बस, और वो भी सिर्फ अपने बंदे, उसमें जो शेयर होंगे ना वो सिर्फ उन 50 बंदों के दरमियान ही घूमेंगे, वो बाहर किसी को इश्यू नहीं कर सकती। गवर्नमेंट के अंदर वो खुद भी जिसको चाहे मर्जी बगैर बताए ट्रांसफर कर सकती। सिंगल मेंबर कंपनी ऑनर एक होता है, बाकी सारी खसूसियात उसकी वही है जो बाकी कंपनी की है, ठीक है। बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी, जब बंदा अपने डेट्स वापस करने के लिए लायबल ना हो। लायबल ना हो से मुराद यह है कि लायबल तो वो होता है, उसने ऑब्वियसली पे करने हैं, लेकिन उसके पास अब बचा ही कुछ नहीं है, तो वो बैंक्रप्सी होती है, ठीक है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। एग्जांपल के तौर पे मैंने आप लोगों से 50,000 कर्जा लिया, मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, मेरे पास 30,000 था, मैंने वापस कर दिया, 20,000 अभी भी रहता। अब आप लोग मेरा लैपटॉप बिकवाओगे, मेरी घड़ी भी पाओगे, जो मर्जी है, आप लोगों ने मुझसे 20,000 वसूल करना है, यानी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है। ये पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता है। कंपनी के अंदर आपको फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल है, मैंने 50,000 देना है आपका, मेरे पास 30 था, मैंने दे दिया। अब आप वो 30 लेके आपको सब्र करना पड़ेगा, 20 आपका डूब गया, यानी उसमें जितने मेरे पास होंगे मैं सिर्फ उतने ही वापस करूंगा, आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, ये कंपनी का होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब इंसॉल्वेंसी की बारी आती है ना, हालांकि देखो तो सही इस मामले में कंपनी का नुकसान ज्यादा है, कंपनी वाले क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते, लेकिन फिर भी उनको लॉस एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप ना, उनके लॉस की नेचर कम होती है। क्यों?
क्योंकि उसमें बंदे बहुत ज्यादा है, लॉस हर एक के हिस्से का डिवाइड हो जाता है। कम सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या सारा लॉस एक बंदे ने देना है। पार्टनरशिप में क्या है कि अगर 20 बंदे तो 20 पे डिवाइड होगा। यहाँ तो बंदे ही कोई 10,000 1200 बंदा है या 15,000 बंदा, तो उसके हिसाब से उसकी डिवाइड हो जाएगी, रेशियो थोड़ी आएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज होती है, अगर जैसे जैसे आपकी बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी बढ़ती है ना, हुकूमत का आपको टैक्स रिलीफ भी बढ़ता है। आपको हुकूमत टैक्स रिलीफ देती है। पूछो क्यों? भैया आपके पास है ही नहीं तो आप कहां से टैक्स दोगे? आपकी टैक्स की ब्रैकेट में ही फॉल नहीं करते, पहली चीज है। आप तो टैक्स की ब्रैकेट के अंदर ही नहीं आ रहे, क्योंकि आपको तो लॉस हो रहा है। प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, लॉस पे कौन सा टैक्स लगता है? ठीक है, तो ये चीज होती है। अच्छा, और केस स्टडी वो वैसे ये आ गई है, क्योंकि एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है, उसको पढ़ लेना कि उसमें उसने मोबाइल डेवलप किया, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है तो कौन सी लगेगी? कॉपीराइट के पेटेंट, पेटेंट, क्योंकि पेटेंट टेक्नोलॉजी रिलेटेड होती है। ठीक है। फिर उसके जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग है, ये अब पर्सनल है, क्योंकि उसने कोडिंग खुद की है। अगर उसकी पूरी कंपनी की है तो वो पेटेंट है। अब उसने जो सॉफ्टवेयर कोडिंग किया वो उसने पर्सनल अपनी थिंकिंग लेवल से किया, तो उस पर कॉपीराइट लगेगा। ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन है, प्राइवेट है कि पब्लिक है, तो वो देखेंगे। और लास्ट में उसकी प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तौर पे चल जाएंगे। ये आज का था सारा। अब किसी को कोई इसमें मसला है तो पूछ